चलो बेटा, सिलेबस समझ में आ गया सबको कि टॉपिक हमारा परमुटेशन। आज देखते हैं कि परमुटेशन क्या होता है, उसके बाद पढ़ लेंगे कॉम्बिनेशन। परमुटेशन बेटा आईमेट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका यूज आपको एज ए एप्लीकेंट के रूप में या कॉम्बिनेशन का एज पर एप्लीकेंट के रूप में आपको पॉलिटी करता है, क्योंकि आपके सिलेबस में मेजर जो पॉलिटी लिखा है उसके ब्रैकेट के अंदर डाला गया है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मीन एंड मोड। इसका सेंस ये है कि आप पढ़ेंगे पॉलिटी बट ऑन द बिहाफ ऑफ परमुटेशन एंड द कॉम्बिनेशन। क्लियर है? तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं परमुटेशन। क्योंकि आप लोग सारे बायो के बच्चे हैं तो परमुटेशन का आपको उतना जानकारी नहीं होगा, फिर भी मुझे एक बार बता दीजिए, किसी को पता है परमुटेशन क्या होता है? कॉलोनी को बताओ, इधर किसी को पता है? तानिया, समिया? अच्छा वो बातें याद है, ये तो मेरी बातें को दिल से ले लेती है, उतना छोटा पॉइंट याद है ना समिया। चलो बेटा अब इसमें से बताता हूँ परमुटेशन क्या है। परमुटेशन इज नथिंग बट द अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट है। याद रखना, जब कॉम्बिनेशन की बात करूंगा तो कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट नहीं होता है, वहां पर सिलेक्शन होता है। अब अरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट भी हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट का होता है, एक होता है हमारे पास लाइक ऑब्जेक्ट और एक होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब जरा ध्यान से समझना, लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा आपको फैक्टोरियल के बारे में बता रखा था, फैक्टोरियल का आज यूज होने वाला है यहाँ। तो अरेंजमेंट कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास बाद में मान लिया जाए कि चार मेरे पास चेयर्स हैं, है ना, इनको 1 2 3 4 पोजीशन में लिखा है, तो इसको आपस में ही अरेंज करना है कि फर्स्ट पोजीशन में 4 नंबर भी आ सकता था, 3 नंबर भी, 2 नंबर। यानी जैसे ये सारी कुर्सियां हैं, तो इन सारी कुर्सियों, जैसे ये कुर्सी मेरे सामने खड़ा है, तो हो सकता है कि दूसरी कुर्सी भी यहाँ पे आ सकती थी, वो भी आ सकती, ये भी आ सकती। तो ये सारी कुर्सियां एक जगह पे आने पर किस तरह से अरेंजमेंट कहलाएगा और इसका टोटल वे क्या होगा, इन सारी चीजों को निकालना हमारे पास अरेंजमेंट होता है। अब इस चीज को निकालने के तरीके को बोलते हैं हम लोग परमुटेशन। क्लियर है? अब देखना, अब मैं ये अरेंजमेंट किसका करेंगे बेटा? किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का करेंगे, ये कुछ है। और ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो तरह का पूरी दुनिया में है, एक होता है लाइक ऑब्जेक्ट, देखो बेटा, एक होता है लाइक ऑब्जेक्ट, लाइक बोले तो सेम, सेम टाइप का ऑब्जेक्ट, समझे? लाइक अलाइक दुनिया में जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास इस तरह के 10 पेन हो, समझे, इस तरह के 10 पेन मेरे पास अवेलेबल है, तो उसको बोलते हैं लाइक ऑब्जेक्ट। समझ में? अगर ये यही पेन हो लेकिन इस तरह के अलग अलग कलर के हो, कोई ब्लैक हो, कोई रेड हो, कोई पिंक हो, कोई येलो हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग अलाइक या फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो अरेंजमेंट हमेशा जो होता है दो तरीके का होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, समझे? तो पूरी दुनिया में दो तरह का है, याद रखना बेटा। जितना भी आपके पास मैन मेड होता है, इसको बोला जाता है मैन मेड, मैं सॉरी मैन मेड कहता हूँ, गॉड मेड। ऊपर वाले ने कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है ना सेम नहीं बनाई। ये अगर यकीन ना हो तो अपनी शक्ल खुद भी देख लो, समझे? हमारी शक्लें एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, नहीं सर मेरा तो मिलता है। तो अब यहाँ पे जब भी दो ऑब्जेक्ट गॉड बनाता है तो उसके वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन अब आइए थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ, आगे इसमें डिपली जाना हमें। जब लाइक ऑब्जेक्ट होता है, लाइक कहने का मतलब ये देखना कि मेरे पास 5 बॉल्स हैं, समझे बेटा, सभी रेड कलर के हैं, सभी सेम साइज के शेप के हैं, एकदम सिंपल तरीके, अभी हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे। सभी रेड रेड कलर के हैं, सभी सेम है, और मैंने कहा है अरेंज 1 बॉल, एक बॉल को आपको यहाँ से अरेंज करना है, बात समझे? या फिर 2 बॉल को अरेंज कर लीजिए, 3 बॉल को करना है, या फिर मैंने से ये हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं अरेंजमेंट की बात करता हूँ कि इसमें से 2 बॉल को अरेंज करना है कि इसको फर्स्ट पोजीशन में लेके आना है, तो कोई भी हो सकता है। तो इस केस में जो अरेंजमेंट होता है ना, ये देखना होता है, इस केस में अरेंजमेंट जो होगा लाइक ऑब्जेक्ट में हमेशा आंसर 1 होता है। अरेंजमेंट कहने का मतलब ही हो गया कि अब मान लो कि इस सारे तो रेड है, सोने सेम साइज का है, अब इनमें से इसी को यहाँ उठा लिया, कोई मान लो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर है, सभी सेम दिख रहे हैं यानी कि सेम साइज का। अब मैं चौथे नंबर को यहाँ उठा कर रख दूँ, पता ही नहीं चलेगा। अब मैं इस कमरे की बात कर लूँ तो यहाँ देखना सारी कुर्सियाँ सभी एक ही कलर की हैं, आप इस पे बैठे और बाहर चले जाओ, और आने के पहले मैंने सबको पजल्स कर डाला और मैंने बोला कि उम्रा जिस कुर्सी पे आप बैठे थे वापस उसी पे बैठ के दिखा दो, नहीं बैठ पाओगे क्योंकि सारी तो एक जैसी हैं। तो आप बोलोगे सर आपने तो अरेंज किया ही नहीं, मैं बोलूंगा भैया मैंने अरेंज किया है, मैं चिल्ला रहा हूँ,
लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं सर सारी तो वैसे है, क्योंकि सभी कुर्सियां ब्लू कलर की है, सारी सेम है, यानी कि इस केस में मेरा अरेंजमेंट करना ना करना सबका आंसर हो गया 1। समझे, सिर्फ एक आंसर है निहाल 12 मिनट से। तो सिर्फ एक, यानी कि जब ऑब्जेक्ट सेम टाइप का हो तो उस केस में अरेंजमेंट का कुछ भी पूछा जाता है वहां हो जाता है हमारे पास एक। समझ में आया? अब देखिए, लेकिन जब आपके पास ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइप का हो, जैसे मान लिया जाए एक मेरे पास रेड है, एक हमारे पास ब्लैक है, एक मेरे पास व्हाइट है, एक मेरे पास पिंक है, देखो यहाँ पर, समझे, पिंक है और मेरा नेक्स्ट येलो है। अब इस केस में मैं अगर मैं अरेंजमेंट करना चाहता हूँ, जरा ध्यान समझना बेटा, कि रेड ब्लू व्हाइट और पिंक सब अलग अलग तरह, मैंने इसमें से बोल दिया कि पहले नंबर पे कौन आएगा। समझे, अगर मैंने इस तरह से अरेंज करा दूं और मान लिया जाए 5 बॉल है और मेरे पास 5 बास्केट है, इसके अंदर मुझे अरेंज करना है, तो पहले वाले बास्केट के पास इन इस बॉल की बात करूं तो इसके पास टोटल के ऑप्शंस कितने होंगे, 5 तरह के। अगर मान लो ये वाला, इस बॉल को इन पांचों बास्केट में डाला जा सकता है और हर एक बास्केट एक ही बॉल को कंटेन करेगा, तो पहला कंडीशन क्या है, ये पांचों में से एक आ सकता है, यानी मेरे पास फिलहाल 5 ऑप्शंस है। अभी मान लो ये वाला बॉल यहाँ पे आ चुका है, मान लो कि ये रेड इस पे आ गया, बी के पास गए तो इसके बाद दूसरा कंडीशन कितना बचेगा, 4, क्योंकि 5 में से तो एक जा चुका है तो बचेगा 4। तो मान लो कि ये ब्लैक इसमें आ गया, ये हट गया, फिर इसके पास कितना बच जाएगा 3, इसके बाद 2n। तो यानी कि इस केस में अरेंजमेंट जो होगा, देखो बेटा, अरेंजमेंट की अगर मैं बात कर लूं तो इस केस में अरेंजमेंट कितना होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और आपको पता है इस तरह से लिखने का आंसर क्या होता है हमारे पास, फैक्टोरियल 5 में। यानी कि अगर आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से हमारा एक रूल बन के तैयार हुआ कि अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है बेटा, सेम ऑब्जेक्ट में कभी भी लिखा नहीं जाता है कि मेरे पास एक सेम ऑब्जेक्ट है, दो सेम ऑब्जेक्ट नहीं, वो तो सभी एक समान है, उसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं होती कि आपका सामान कैसा है नहीं है। क्लियर है? लेकिन अगर डिफरेंट हो, इसमें मैंने एन ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, अरे भाई एक हाथ में चावल का दाना ले लो, सारे सेम दिखते हैं, तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे एन टाइप्स है वाई टाइप्स है, ऐसा नहीं कहते। लेकिन जब आपके पास डिफरेंट सब ऑब्जेक्ट होगा तो वहां पे क्वांटिटी जरूर दी जाएगी कि 10 रेड बॉल है, 10 डिफरेंट बॉल है या इतने बॉल है। तो मेरे को बोल दिया गया एन ऑब्जेक्ट में मैं इसमें से मान लो कि एन को ही अरेंज करना चाहता हूँ। अब आप बोलेंगे सर इसमें से 3 का अरेंज कर ले, 2 2 का, तो अभी फॉर्मूला आने वाला है एनपीआर, समझे, एनपीआर। उसके बाद में कॉम्बिनेशन में एनसीआर, नोएडा, नहीं एनपीआर, ऐसा होता है ना। तो हम देखिए अगर एन में से एन को अरेंज करना हो तो इसमें टोटल अरेंजमेंट जो होता है बेटा, देखिएगा टोटल अरेंजमेंट जो होगा वो हो जाएगा फैक्टोरियल एन के बराबर। क्लियर है? तो यहाँ पे दो बातें हमने सीखा कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है, या तो लाइक हो या तो फिर डिफरेंट हो। लाइक ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर हमेशा एक ही होता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, मैं कह रहा हूँ मैंने अरेंज किया कुर्सियों को, आप कह रहे नहीं सब तो वैसे ही दिख रही है, तो उसमें अरेंजमेंट एक हो जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास डिफरेंट होगा, एन ऑब्जेक्ट है और एन को एन, अगर मेरे पास 5 बॉल्स है और 5 के 5 को अरेंज करना चाहता हूँ तो वैल्यू फैक्टोरियल 5 हो जाएगी। लेकिन अब कभी आएगा नहीं 5 में से 2 को अरेंज करना है, 3 को अरेंज करना है, तो उसके लिए हम अलग से फॉर्मूला देंगे। इतनी बातें सबको समझ में आ गया? इधर सानिया क्लियर है बेटा? नोट डाउन करो, अब सबको नोट डाउन करो एक बार। हाँ पुनीत भैया, भैया कक्षा विद्यालय लिख दिया बेटा, समझे। अब हेडिंग डालिएगा प्रिंसिपल ऑफ परमुटेशन, प्रिंसिपल ऑफ परमुटेशन। यहाँ तक सबको समझ में आया ना बेटा, किसी को दिक्कत तो नहीं है? अलग सेक्शन ठीक है बेटा, अमन है बेटा, समझ में आया? चलो बेटा, अब हेडिंग डालिएगा प्रिंसिपल ऑफ, देखो मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूँ कि किसी को दिक्कत ना हो मेरे बच्चे। फिर भी अगर दिक्कत होगी, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग को कि मैं भले बाकी टीचर्स की क्लास काउंटम हो जाए, वो एक आध दो मैं लेता रहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लोग मुझे देख के आए हो, तो मैं पूर्ण क्लास हूँ मैथमेटिक्स और एलआर। और हाँ देखो, कल रात को ऐसे ही फीफा वर्ल्ड कप हो चुका है,
आज मैंने सारा चीज़ टीचर्स को बोल रखा है कि मुझे फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड नॉर्वे, समझे, नॉर्वे नहीं, स्पेन, स्पेन जीता, वो तुम्हारी संगति का असर है, ठीक है, स्पेन जीता है बेटा। तो उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू हैं बेटा याद रखिएगा, आपको मैं बोल रहा हूँ कि गेम से स्पोर्ट्स में फीफा का इस्तेमाल करेगा वो। तो हर एक वजह आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको वीक में या तो संडे को केमिस्ट्री की रहेगी, उनके साथ और एक क्लास लगा के पहले तो मैं आप लोगों को एक पीडीएफ दे दूंगा जितने भी आईआर वाले क्वेश्चंस होंगे, अब से मैं देना चालू, यानी कि इवेंट मैं कल से ही बनाना चालू कर दूंगा, तो वहाँ से आपको मिल जाया करेगी। और आगे आपका स्पोर्ट्स के साथ फिर साइंस टेक का, फिर आपके जो स्पोर्ट्स गेम है सबके सारे चीज, आर्ट एंड कल्चर सबका डलवाते हैं, तो क्लासेस सबकी लगेगी प्रेशर। और मैं अपना मैथ लेता रहूँगा क्योंकि आप लोगों की मेन समस्या मैथ और फिजिक्स वाले ही होता है, फिजिक्स भी फिर भी पढ़े होते हैं नीट में, ये नहीं पढ़े होते, तो हम करा देंगे, ठीक है। कहाँ था मैं, हाँ, प्रिंसिपल, देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ परमुटेशन। देखो बेटा, अगर मैं इसकी प्रिंसिपल की बात करूँ, ये दो तरह का प्रिंसिपल रखता है बेटा, एक को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव, देखो बेटा बातें मत करो, मल्टीप्लिकेटिव, एक होता है बेटा एडिटिव, एक मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल, एक होता है एडिटिव प्रिंसिपल। अभी जो मैंने आपसे प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस कराए थे ना, कुछ बच्चों को वहाँ, जैसे एक सानिया थी, तो उस गुड़िया का वो हो गया था कि सर मेरा 99 नहीं आया, 99 नहीं आया था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि सर कब हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, कब एडिशन करना है, उस बातों का जिक्र यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल को बेटा इसको डिपेंडेंट प्रिंसिपल कहते हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स पे बेस्ड होता है ये, और ये जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे ये बेस्ड होता है, समझे, ये दो चीज़ों पे बात होती है, एक डिपेंडेंट इवेंट्स, एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब डिपेंडेंट इवेंट्स कहने का मतलब क्या होता है, जरा देखो बेटा, मेरे पास मान लिया जाए कोई एक एम इवेंट्स है, कोई एक एम नाम का इवेंट है और दूसरा एन नाम का इवेंट है, लेकिन अगर एम इवेंट अपना काम तभी कंप्लीट करेगा जब तक कि एन भी ना हो, यानी कि हम दो लोग हैं, सिर्फ मेरे काम पढ़ाने से काम नहीं होगा जब तक कि वो भी आपको ना पढ़ाए, यानी एन डिपेंड करता है, एम का इवेंट होने के बाद ये एन पे डिपेंड करेगा और एन को बोलेगा कि भाई तेरा भी काम कंप्लीट होगा तो फिर मेरा काम कंप्लीट होगा। तो इस केस में टोटल कंप्लीशन या फिर अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे बेटा, देख लो, इस केस में टोटल अरेंजमेंट की बात करूं तो डिपेंडेंट है, जैसे मैं समोसे लेके आया, आपको दिया और इसको भी दूंगा तो भी मेरा खाने का काम कंप्लीट होगा, वो नहीं आए तो उसको छोड़ दो, है ना। चल, क्या हो गया, चलो, तो इस केस में वही होता है कि एक काम होने के बाद दूसरा काम तब तक, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है तो आप उसे नहीं मान सकते हैं जब तक कि दोनों एक साथ ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, तब इस केस में टोटल अरेंजमेंट क्या होता है, ये होता है m इंटू एन। अभी आपको पूरी बात समझ में नहीं आई, अब आएगी समझ में, वो देखो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ से, देखो बेटा एक स्टेशन ए है, बीच में बी है और यहाँ पर सी है, ध्यान समझो, मेरे को एक ए टू बी सफर करना है, तो मेरा अरेंजमेंट है ए टू बी जाने का, समझो, मेरा काम तब कंप्लीट होगा जब मैं ए से लेकर सी तक जाऊं, ठीक है। लेकिन अब कह रहा है ए से बी तक जाने के लिए आपके पास एम तरीके हैं, ये लो, ये लो, यहाँ से यहाँ जाने के लिए मेरे पास एम वे है, लेकिन जब मैं बात कर लूँ यहाँ से यहाँ तक, देखिएगा, फिर अगर मैं इस केस में बी टू सी जा रहा हूँ, देखो बेटा इस केस में मेरे पास जो है, ये लो, यहाँ पे मेरे पास एन तरीके हैं, तो मेरा जो अरेंजमेंट है, मेरे को अरेंजमेंट यानी परमुटेशन निकालना है ए टू सी का, ये लो बेटा, अगर मेरे को ए टू सी जाना है, ए टू सी जाना चाहता हूँ, मेरा अरेंजमेंट ये है, तो ए टू सी आप तभी जाओगे जब पहले ए टू बी जाओगे, सिर्फ आप ए टू बी जाके रुक जाओगे तो आपका काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमें बी टू सी भी जाना पड़ेगा, इतनी बात समझना, हमें ए से सी बांटना है, लेकिन सिर्फ क्या आप एम जाके काम कर सकते हो, एम मतलब यहाँ से कोई एक रास्ता सेलेक्ट करना है, तो एम वे है तो एम तरीके से सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आप सी तक पहुंचने के लिए आपको एन भी कंपलसरी है, या फिर आप यहाँ से चल लो या फिर ये कंपलसरी है। जब हमें क्वेश्चन का इवेंट ऐसा दिखाई दे जब एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंडेंट होता है, यानी कि एम अधूरा है अगर बी नहीं होगा, क्योंकि मेरा काम ए टू सी जाना है तो सिर्फ एम से नहीं बनेगा, तो इन दोनों का इस तरह से काम कराना हमारा इस केस में कहला देता है हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट।
इतना क्लियर है? इतना नोट डाउन करो, मैं एग्जाम्पल कराता हूँ पहले। क्लियर है बेटा? लास्ट में उठेगा। चलो, इतनी बातें समझ में आया? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे थोड़ा सॉल्व करके दिखाइए। अभी मैं इससे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, पहले समझिए। यहाँ पे मैंने कहा कि एक हॉल है, क्वेश्चन है एक हॉल है जिसके अंदर टोटल 12 गेट्स हैं। समझे? एक हॉल है जिसमें 12 गेट्स है। वन कैन इंटर, वन कैन इंटर ओनली, देखिएगा, फॉर एनी गेट्स एंड एग्जिट, या ओनली वन कैन इंटर। अबे रुक तो जा, बड़े पकड़ने लगे आजकल तो। वन कैन इंटर एनी गेट्स एंड एग्जिट अनदर गेट, अदर गेट्स। टोटल नंबर्स ऑफ वेज पूछा गया है कि मुझे बताइए टोटल नंबर्स ऑफ वेज क्या हो सकता है। बनाओ इसे, बनाओ एक बारी।
बन गया? कितना आंसर? अच्छा, बाकी लोगों का क्या है आंसर बेटा? सोनिया, अंकिता? 122, 32। अमन क्या था बेटा? 132। देखो बेटा, ये डिपेंडेंट है। क्वेश्चन क्या कर रहा था समझना यहाँ पर। अभी मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा कि हमारे पास कोई एक हॉल है और टोटल गेट्स कितने हमारे पास? 12। ये मान लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। वन कैन एंटर एनी वन गेट, कोई भी एक से एंटर करवा लीजिए। मान लीजिए इसके पास शुरुआत में इसको एंटर होने के लिए कितने गेट्स हैं? 12। इसके पास चॉइस कितनी है? 12। बट आपको सिर्फ इंटर ही नहीं करना, आपसे बाहर भी तो आना है, क्योंकि आपका वर्क तभी कंप्लीट होगा, यानी अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट ही हो रहा है कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसमें से किस में जाऊँ मैं, है ना। अब 12 आने जाने के बाद आप इंटर कर चुके हो, याद रखिए बेटा, अनदर गेट, आप उसी गेट से बाहर नहीं आओगे। लेकिन अगर मैं कह दूंगा अगर कि एनी गेट्स, तो किसी भी गेट से आ जाए, फिर तो आपके पास वापस 12 चॉइस है ना। तो अब अंदर गए तो मान लो इस गेट से एंट्री करा तो आप इससे एग्जिट नहीं हो गए, रिमेनिंग आपके पास बच गया कितना, गया 11। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी है कि एक गया फिर एक बाहर निकल रहा है, तो डिपेंडेंसी है जाने के बाद बाहर भी निकलनी है, तो दोनों काम एक साथ होना है। तो 12 × 11 ये हो जाएगा आपके पास 132। पूरी बात समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं आपको करा दूं फिर एडिटिव प्रिंसिपल पे जाएंगे। जैसे मेरे पास 5 शर्ट है, देखो 5 शर्ट है और 6 पैंट है, ये लो, और 3 कैप्स है। अब मैं इसे पहनना चाहता हूँ, टोटल नंबर्स ऑफ प्रोसेस या फिर अरेंजमेंट या फिर वेयरिंग क्या हो जाएगा, टोटल कितना होगा आप बता सकते हैं? देखिएगा, अब यहाँ पे कंपलसरी करना कंडीशन क्या है कि मेरे को कपड़े पहनना है, ऐसा थोड़ी कि शर्ट पहन लूँ पैंट ना पहनूँ। मेरे को क्योंकि हंसी आ रही है, शर्ट पहनूंगा तो पैंट भी जरूरी, मैं तू लोग है ना सर फोड़ दूंगा सबके असल में। शर्ट, शर्ट के बाद मुझे पैंट भी पहनना, पैंट के साथ मुझे कैप भी लगानी है ना। तो अब यहाँ पे तीनों डिपेंडेंसी है, जरूरी नहीं है कि डिपेंडेंसी सिर्फ 2 के साथ लगेगी, 3 भी होगा, 4 भी होगा, ये डिपेंड करता है कि इवेंट्स कितने हैं, समझना। तो अब इस केस में देखिएगा जितने भी हो गए, जैसे 5 शर्ट है, 6 पैंट है और 3 है, ठीक है ना। अगर यहीं पे बेटा अभी मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल होगा ना, अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा दूं, यानी कि मैं शर्ट पहन के पैंट भूलना भूल गया, वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट है क्योंकि शर्ट के साथ पैंट पहनना, पैंट के साथ कैप पहनना जरूरी है, तो हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, समझना। तो ये चीजें याद रखने हैं, जहाँ पे डिपेंडेंसी का काम होगा वहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल होता है। अब वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं जाएगा कि ये डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट है, हमें अपने खुद के लॉजिक से उसे समझना पड़ेगा। कि जैसे वहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिखा है, तो मैंने कहा 2 गार्ड्स आर सेलेक्ट रेंडमली, 1 इज क्वीन एंड 1 इज किंग। तो कहने का मतलब क्या था, क्वीन लेने के साथ हमें क्वीन भी किंग भी लेना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन कंप्लीट होगा। तो इसलिए वहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेटिव लगा लिया था। तो वो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन के को रखने का सेंस कितना है। जब तक इन चीज़ों को नहीं समझेंगे काम नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे हाँ चला गया, हाँ चल, मल्टीप्लिकेटिव समझ में आ गया। अब समझो थोड़ा सा एडिटिव। एडिटिव को बोला जाता है बेटा इसके इंडिपेंडेंट, कहने का मतलब है मेरे पास एक वापिस एम इवेंट है और दूसरा इवेंट एन है। देखो यहाँ पे अब इन दोनों की बात करो तो कोई भी एम इवेंट ना ही एन के होने का वेट करेगा, ना ही एन एम के होने का वेट करेगा। यानी कंप्लीट होने के लिए एम को एन की जरूरत नहीं है, ना ही एन को एम की जरूरत है। तो इस केस में क्या होता है, जरा ध्यान समझिए बेटा। तो इस केस में अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर सीधा अगर मेरे को वर्क अरेंजमेंट करना हो पूरा, देखो आप शुद्ध पूरा करेंगे और हमें पता चल गया कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, एम है और एन है, इसके पीछे प्लस लगा देंगे। यानी एम कर लेने, अगर आपने कर लिया है एम वे से कोई तरीका, तो आपको एन करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा काम वहीं पे ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या कहता है। एग्जाम्पल कहता है कि जैसे मैंने ए टू बी और बी टू सी जाने का वहां बताया था, लेकिन मेरे को अब ए टू सी जानी है। चलो देखो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ईयर, वाटर, लैंड, देखो बेटा, और मैंने क्वेश्चन में ये बदलाव कर दिया। तो मैंने कहा ईयर से जाने के हमारे पास मान लो जाए एम तरीके हैं, और वाटर से हमारे पास जाने के एन तरीके हैं, और लैंड जमीन से जाने का मेरे पास पी तरीके हैं। अब समझो बेटा, अब मेरे को ए टू सी जाना है, लेकिन इस केस में वाया था, वाया बी होके जा रहा था, तो यानी मेरे को सी जाने से पहले पहले बी पहुंचना पड़ेगा, आफ्टर बी के बाद मैं ए पे जाता।
लेकिन अब कह रहा है कि मेरे को ए से सी जाना है, लेकिन जब मैंने सर्च किया कि मैं जैसे मान लो यहाँ से मेरे को बेंगलोर जाना है, तो मैंने सर्च किया भाई बाय एयर मेरे पास इतनी फ्लाइट के ऑप्शन है, बाय यहाँ पे लैंड की जगह ट्रेन लिख दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लो यहाँ पे ट्रेन लिख दो, तो ट्रेन की जगह मैंने देखा कि ट्रेन के लिए मेरे पास पी ऑप्शन है और मेरे को वाटर के लिए एन ऑप्शन बचे हैं। तो मेरे को ए टू सी जाना है, तो क्या मेरे को अगर मैंने एम से कोई काम कर लिया, अगर मेरे पास 5 तरीके हैं, 5 ट्रेन पकड़ने के तरीके हैं, तो मैं 5 में से कोई एक ही तो पकड़ूंगा, लेकिन शुरुआत में ऑप्शन 5 है मेरे पास। तो यहाँ पर अगर आप एयर से चले जाते तो वाटर और ट्रेन का कोई लेना देना नहीं, अगर वाटर से जा रहे हैं तो एयर और ट्रेन से, यानी सारे इंडिपेंडेंट है। तो इस केस में आपसे पूछा जाएगा कि टोटल वे कितना होगा, तो कुछ नहीं करना बेटा, जब मैं यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि एम है, एन है और पी है, सारे इंडिपेंडेंट है, हमें एक दूसरे से किसी से कुछ नहीं लेना देना, सबके आगे हम लोग प्लस कर देंगे, हमारा काम बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसी चीज को बोलते हैं हम लोग एडिटिव प्रिंसिपल। तो बार बार कह रहा हूँ, अभी समझाने के लिए तो मैं समझा रहा हूँ तो आपको काफी इजी लग रहा है, लेकिन कुछ देर बाद आपको इसी में भटकाव लगेगा कि इसमें एडिटिव लगाऊं या फिर मल्टीप्लिकेटिव लगाऊं। बात समझे? ये नोट डाउन करो जरा। समझ में आया? अब क्वेश्चन दूं मैं? चलो, ऐसे क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए हैं बहुत लंबे लैंग्वेज में, तो उतना नहीं करना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया सबको बेटा? क्लियर है? देखो, मैंने कह दिया कि एक क्लास है, इन अ क्लास, देखो किसी एक क्लास में मैंने कहा टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं। बेटा क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना, जिसमें से बॉयज जो हमारे पास ये 15 है, और गर्ल्स की बात कर लूँ ये मेरे पास 10 है। नाउ यू वांट टू सेलेक्टेड वन मॉनिटर, सेलेक्ट वन मॉनिटर। ठीक है, तो मुझे बताइए कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, वे कितना होगा पता करना। क्लियर हो गया? अब टोटल नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन, यानी कि मेरे को उसमें से अरेंज करना है कि कितने, एक बच्चे को अरेंज करना मेरे को आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स, टोटल वे कितना हो जाएगा? 20। हाँ बेटा देखिएगा, अब मेरे को एक को मॉनिटर सिलेक्शन करने की बात कर रहा है, तो मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं देखो बेटा, या तो मैं 15 बॉयज से किसी एक को सिलेक्ट कर लूँ, और चूंकि याद रखिएगा सभी डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, किसी एक को सिलेक्ट करने का मतलब है अगले को पता चल जाएगा कि बाकी को सिलेक्ट नहीं करना। समझे? तो 15 ऑब्जेक्ट में से 15 को सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा? सीधा 15। क्लियर हो गया? और उसके बाद अब अगर बॉयज को सिलेक्ट कर लेते हैं तो गर्ल्स को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑप्शन तो गर्ल्स के पास भी है, तो मैं गर्ल्स में से 14 में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकता हूँ। सॉरी, 10 है ना, ये 10 कर दिया, लेकिन दोनों एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं रखता है, यानी कि इसके अंदर आपका एडिटिव रूल लगेगा, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर हो गया टोटल 25 बेस होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन लिख ही लेना इसका, क्वेश्चन लिखो, इससे साथ साथ लिख रहे, इसको लिखना पड़ेगा नहीं तो इसका बाद में लिखना भूल गया। देयर आर 4 स्टूडेंट्स फॉर फिजिक्स, 4 स्टूडेंट्स फॉर फिजिक्स, 6 स्टूडेंट फॉर केमिस्ट्री, 4 students for physics, 6 students for chemistry, and 7 students for mathematics. तो बोला गया क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दिस कैन बी, वन ऑफ दिस, ए सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट्स
कैन बी अवॉर्डेड, कैन बी अवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल, ब्रैकेट में लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दो अ गोल्ड मेडल, अ गोल्ड मेडल। हाँ, तो आपसे पूछा गया है कि उनमें से इतने स्टूडेंट में से किसी एक को मैं गोल्ड मेडल अवार्ड करना चाहता हूँ, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? अभी आपको काफ़ी आसान लग रहा है कि सर सबको, क्योंकि मैंने मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल पढ़ाया और मल्टीप्लिकेटिव का क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो अभी तो कोई दिमाग नहीं लगाना, सबको जोड़ देना है। समझे? अभी आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या एडिटिव है क्या नहीं करना है, क्योंकि अब क्वेश्चन आएंगे आपके उल्टे पुल्टे। क्लियर हो गया बेटा? क्या आंसर आया बेटा? कितने हो गए? चलो, आसान है ना, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कि ये कितना अच्छा होता है कि जो चीज़ें पढ़ाया सर ने वही चीज़ें क्वेश्चन पे भी सीधा कॉन्सेप्ट पढ़ाया वही क्वेश्चन दे दिया, आसान हो गया। चलो, अब मेरा काम खत्म हो गया बेटा, मैंने आपको समझा दिया। अब जो परमोटेशन के दो प्रिंसिपल होते हैं आपका, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव और एक होता है एडिटिव, दोनों से रिलेटेड मैंने 2-4 क्वेश्चन आपको करा दिए। अब क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ ये रैंडम दे रहा हूँ, ये आपको मैं बताऊंगा नहीं, हाँ, बट ये कंपलसरी है, या तो ये एडिटिव होगा या मल्टीप्लिकेटिव होगा। समझे? अब उसमें कैसे लगाना है ये आपकी जिम्मेवारी है, मेरा काम खत्म, अब मैं क्वेश्चन की बोमार्डिंग कर रहा हूँ। चलिए, मैं सीधा सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि एक टाउन में 4 विजिटर्स हैं, देखिए 4 विजिटर्स गए हैं, ये लीजिए, ठीक है, नाम है उसका ABCD, और वहां पर आपके पास 5 होटल्स हैं। लो, 5 होटल्स है, तो क्वेश्चन बोला गया है इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अकोमोडेट। हाँ, बोला गया इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अकोमोडेट। अकोमोडेट मतलब बेटा कि वो, हाँ, ये कंपल्सरी कंडीशन है, वन होटल कैन कंटेन ओनली वन विजिटर्स। ये क्वेश्चन में आपके पास कंपल्सरी है कि एक होटल में एक ही विजिटर्स जा सकता है, तो टोटल वेज बताइए क्या होगा? क्या है? बहुत बदतमीज हो गया ये। इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अकोमोडेट एंड वन होटल कैन सेलेक्टेड ओनली वन स्टूडेंट। कितना बेटा? 120। चल, और किसी का आया? देखो बेटा, आपके पास 4 विजिटर्स हैं, या देखो यहाँ पे बेटा कितने हैं? 4 है ना? होटल्स कितने हैं? अब यहाँ पे एक चीज याद रखना बेटा, हमें किसको कहाँ से सिलेक्ट करना है, उल्टा भी नहीं, अभी कई सारे कंफ्यूजन होने वाले हैं आपको, देख लो यहाँ पे। और ये हमारे पास मान लीजिए होटल्स हैं, टोटल होटल्स कितने? याद रहो यहाँ पे विजिटर्स जा रहा है होटल्स में एकोमोडेट होने, ना कि होटल जा रहा है वहां पर। समझ में आया? होटल्स आपके पास, यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बच्चे इसमें उल्टा पुल्टा कर देते हैं, अभी आप भी करेंगे, रुक तो जाओ 2 मिनट में, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कहा कि विजिटर्स अकोमोडेट होना चाहता है होटल्स में, एंड वन होटल्स कैन सिलेक्ट ओनली वन विजिटर्स। समझे? ये क्वेश्चन में कंपलसरी है। तो अब देखिएगा, विजिटर से हम होटल्स की ओर जाएंगे, क्योंकि विजिटर जा रहा है होटल्स की ओर, तो रूल कहता है कि इस केस में सबसे पहले इसको अगर मैं बात कर लूँ, ये सारे होटल्स नंबर हैं, तो इसके पास टोटल ऑप्शंस कितने हैं? 5 की। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं कि ये चला गया तो काम हो गया पूरा, नहीं। अब क्योंकि हमें चारों विजिटर्स को अकोमोडेट करना है, तो इसका यानी कि मतलब सिर्फ 5 को करने से काम नहीं बनेगा, बाकियों को भी हमें कराना पड़ेगा। और यानी कहने का मतलब ये रूल किस पे डिपेंड हो गया? डिपेंडेंट प्रिंसिपल पे। समझे? यानी मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल पे। तो यानी ऐसा नहीं कि मैं जाके चला गया, मैंने अपना मान लो कि ये 3 नंबर का होटल ले लिखा है, तो ये मजे कर रहा है, नहीं कर सकते आप, क्योंकि बाकियों को भी आपको करवाना है ना? तो 5 के बाद इसके बाद टोटल ऑप्शन कितने बचेंगे? 4। तो और इसके बाद कितना बचेंगे? 3। और इसके बाद कितना बचेगा? 2। तो टोटल अगर आपके पास अकोमोडेशन होगा तो सीधा करेंगे 5 + 4 + 3 इंटू 3 कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा? 120। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल का पहला बेसिक क्वेश्चन। इतना क्लियर हुआ? अब देखो आप लोग कैसे गलतियां करने वाले हैं। अभी तो मैंने आपको सिंपल करा दिया, लेकिन अब कैसे गलती होगी वो देखो। यहाँ लिख लिया सबने?
ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो बेटा, पहले लिखो, इन हाउ मेनी वेज 5 letters be mailed, 5 letters be mailed if there are 3 mail boxes available. आपके पास 5 लेटर्स हैं जिसको मेल करना है, बट देर आर ओनली 3 मेल बॉक्सेस अवेलेबल. इफ ईच कैन बी मेल्ड, if each can be mailed in any mail boxes, each can be mailed in any mail boxes, बताइए कितने होंगे फिर? कितना हो जाएगा बेटा? 125. और एनी बॉक्सेस कैन बी मेल्ड एनी नंबर्स ऑफ मेल्ड. ये कुछ कर रहा है कि एक बक्से में आपको जितना मर्जी हो उतना डाल सकते हैं. ये कुछ हो गया ना? चले, क्या आंसर हो गया? 125. और कोई? अमन? 125. चल, मान लो, चलिए, आपके पास टोटल मेल बॉक्सेस कितने हैं? देखो 3 मेल बॉक्सेस हैं और लेटर्स कितने हमारे पास? 5. किसने बोला 243? रुद्रा बोला. वो डरा मत ना जोर से. क्या कर रही है बता? ले बेटा, आपके पास मैंने 5 मेल्स रख दिए, ये कुछ है. अब बोला गया है कि 5 लेटर्स को आपको मेल के अंदर आपके पास डालने हैं, ये कुछ है. अब देखो यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर कितने आ सकते हैं? टोटल 5 के 5 आ सकते हैं, इसके अंदर भी 5 के 5 आ सकते हैं. देखो, इसके अंदर भी 5 के 5 आ गए, यहाँ पे 5 के 5 आ गए. तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? 5 × 5 × 5 हो तो गया आंसर 125. क्या करना था इसका? हमारा आ गया अमन? समझ में आया? सक्षम? अबे बदमाशो, तेरा सर फोड़ दूंगा तुम लोगों का. ये आंसर गलत है. रुद्रा जो बोली वो आंसर सही था, इसलिए तो मैं एक्टिव दिखा रहा था कि किसने बोला 243. अरे बेटा, इसका कहने का मतलब ये है कि इस मेल बॉक्स के पास 5 तरीके, यानी कि ये मेल बॉक्स उठ के जाएगा मेल के पास. ऐसा होता है क्या? जाना किसे है, लेटर को या बॉक्स को? मेल किसे करना, बॉक्स को या लेटर को? अरे लेटर को मेल करेंगे ना. तो यहाँ पे अगर आपने 5 लिख दिया तो ये जा रहा है इसके पास. आ भाई मेरे अंदर आ मैं तुझे मेल करना है. बात समझे? जैसे होटल विजिटर्स की कहानी थी, अगर आपने 5 × 5 कर दिया तो ये गलत है. रीजन क्या है कि मेल बॉक्स मेल के पास नहीं जाएगा, मेल जाएगा बॉक्स. हमें यहां से देखना है, यानी इसको, इसके बात करें तो ये मेल बॉक्स को कितना तरीका है किसी भी एक बॉक्स में जाने का? वो 1 में, 2 में, इसके पास टोटल कितने तरीके हैं? 3. एज इट इज, चूंकि एनी मेल बॉक्सेस कंटेन एनी नंबर्स ऑफ मेल्स, तो ये भी 3, तो ये भी 3 लेगा. इसके पास भी तो तरीका है, ये इन तीनों में किसी में जा सकता है. इसके पास भी तरीका है, ये तीनों में किसी में जा सकता है. हमें तो ये बोला नहीं गया है ना कि किसी एक में ही जाना है. तो ये देखो बेटा, 3 × 3 × 3 ये हो जाएगा. तो आंसर हो जाता है इसका 3 × 2⁵ यानी कि 243 हमारा मेन आंसर था. थैंक यू बेटा. रुद्रा समझ आया? बाकी लोग खुश हो गए. अभी जस्ट मैंने इसी चीज के लिए बताया था कि अगर आपने और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इस क्वेश्चन का आंसर पहला ही ऑप्शन 125 है. वहां तो आप किसी की नहीं सुनोगे, मैं वहां तो बोलूंगा बेटा ये नहीं है, आप बोलेंगे कि नहीं सर मेरा आंसर आया वहीं पे, मैं कोहनी मार के बोलूंगा कि बेटा इसको छोड़ो, लेकिन तुम सुनने वाले तो हो नहीं. समझना है? तो ये याद रखना, हमें मेल बॉक्स को मेल करना है, ना कि बॉक्स को मेल करना है.
अगर आपने 5 × 5 × 5 किया है तो आप मेल बॉक्स से मेल की ओर जा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। चलो बेटा, यहां तक समझ में आया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखिएगा। अ टेलीफोन नंबर कंसिस्ट 7 डिजिट। अ टेलीफोन नंबर कंसिस्ट 7 डिजिट। कोई एक टेलीफोन नंबर है, उसके अंदर 7 डिजिट कंसिस्ट हो रहा है। इन हाउ मेनी वेज? In how many ways a telephone number can be created without including 2, 3, 5 and 7? 2, 3, 5 and 7. अच्छा एक चीज बताना मुझे सबको ही, इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं कह देता कि 1 मेल बॉक्सेस कंटेन ओनली 1 मेल, तो आंसर क्या होता? अरे लगाओ दिमाग, मैंने इस क्वेश्चन में बोला कि 1 मेल बॉक्सेस कंटेन ओनली 1 मेल, एक मेल बॉक्स सिर्फ एक ही मेल को कंटेन कर सकता, तब आंसर कितना होता है? अब जीरो कहां से हो जाता है? आंसर तब कितना होता? 6 होता बेटा। थैंक यू। अरे मैंने कहा एनी 1 मेल बॉक्सेस कंटेंट ओनली 1 मेल, तो इन पांचों में से किसी के पास शुरुआत में इसके पास कितने वेज होंगे? 3। तो मान लो 3 इनके पास है, ये इसमें चला गया, तो इसके पास बचेगा कितना? 2। और इसके बाद कितना हो जाएगा? 3, सॉरी 1। तो 3 गुना 2 गुना 1, तो इस केस में आंसर 6 हो जाता। क्यों? बाकी का पोस्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि 3 ही हमारे पास मेल बॉक्स है, और 1 मेल बॉक्स कंटेन ओनली 1 लेटर, दैट मींस 3 × 2 × 1। अरे चीजें पकड़ में आ रही है? चलो बनाओ। 6 बोला था, 0 बोला था? अच्छा, नहीं जाएगा तो 0 कर रहे हैं। चल हर्षप्रीत, समझा बेटा? वो हर्षप्रीत कभी है ना अपना कैमरा नहीं खोलता है। मैं भी तो देखो मेरा प्यारा बच्चा कैसा दिखता है। नेक्स्ट बार चलो देखते हैं अभी। हाँ बेटा, आगे आपको कुछ थ्योरी, आज तो मैं पूरा फंडामेंटल चलने वाला है, आगे कुछ थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें आपको ये आने वाला है, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। नाम सुना है अभी रिपीटेशन का? अभी क्वेश्चन में लिख के आता है रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। चलिए बन गया था उमरा। देखिएगा, हमारे पास कोई एक फोन नंबर है जिसके अंदर 7 डिजिट है, यानी ये 7 डिजिट है। आप कोई भी नंबर फिल कर सकते हो, आप 0 to 10 से लेकर, लेकिन एक्सेप्ट क्या बोला आपके पास? 2, 3, 5, 7। इसको आप यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसके अलावा हमारा नंबर क्या बच गया? 0, 1, 4, 6, 8, 9। ये कुछ बचा, तो टोटल कितने बच गए आपके पास? 6 बच गए। और यहाँ पे हाँ 6 बच गए, तो इस वाले में 6 आ जाएंगे। अरे यही चीजें 6 आ जाएगा। अरे समझ में आया उमरा? फिर इसमें भी 6 आ जाएंगे, क्योंकि नंबर कोई भी जा सकता है। क्लियर है? तो बेटा आप यही गलत हो गए। अरे बदमाश हो, यहाँ पे टोटल नंबर कितने बचे हमारे पास? पहले वाले पर बेटा 0 नहीं आ सकता। अगर 0 आ गया तो फोन नंबर 7 डिजिट का बनने के बजाय 6 डिजिट का बन जाएगा। अरे क्या बोला मैंने, समझ में आया? समिया, सानिया, रुद्रा, समझ में? आपको 7 डिजिट नंबर बनाना है, तो हमारे पास इसको तो यूज नहीं करना, हटा दिया मैंने। लेकिन पहले वाले पर आप 6 का 6 नहीं डाल सकते। 6 पहले वाले में 0 को छोड़कर आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन 6 नहीं डाल सकते। बात समझ में? अगर मैंने 0 वहां लगा दिया तो नंबर 7 का बना था। ये देख, ये कितना नंबर डिजिट है? कितना नंबर है? ये 2 नंबर है डिजिट है। ये कितना नंबर डिजिट है? और ये कितना नंबर डिजिट है?
अब ये 2 हुआ, क्योंकि 0 का हमें यूज नहीं करना, समझना। यानी कि पहले वाले पे आप 0 नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि पहले वाले में अगर 0 डाला तो 7 के बजाय 6 बन जाएगा, लेकिन हमें डिजिट बनाने कितनी है, 7 की, तो पहले वाले में कितना आएगा, 5। अब बाकी में 6 6 6 6 6 डाल दो, क्या फर्क पड़ता है, हमारा समझ में आ रहा। तब आंसर हो गया 5 × 6 पावर 1 2 3 4 5 6 6। हर्षप्रीत क्लियर है बेटा, रुद्र, हितेश, हितेश, उजेर, उजेर, अब कैमरा ऑन क्यों नहीं किया बेटा उजेर तुमने, करो। हाँ अभी ऐसे भी बारिश हो, हाँ एक चीज और बता रहा हूँ कि कभी कभी है ना, अभी मौसम बिगड़ जाता है, तो इधर के नेटवर्क कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं कुछ मिनट या कुछ घंटे पहले इन्फॉर्म करूंगा, क्लास तो मैं लूंगा चाहे जब भी होगा, समझे, ये चीज ध्यान रखना। ये बात समझ में आया? यहाँ पे बस यही चीजें आपको माइंड में रखना था कि पहले वाले डिजिट पे आप 6 नहीं डाल सकते, अगर पहले वाले पे डिजिट पे 6 डाला तो वो कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा कि 7 डिजिट नंबर आपको बनानी है, समझ में आया? तो वहां पे हमें पहली बार में 5 डालना पड़ेगा, फिर आप 6 6 6 डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा, ठीक है, चलेगा। चलो बेटा, अब एक चीज आपको बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन आपके सिलेबस में आया हुआ, तो काफी शायद 12 या 13 का है। एक नंबर लिखना बेटा, पैलिंड्रोम्स नंबर, पैलिंड्रोम्स वर्ड बोलते हैं इसे, नंबर नहीं बोलते, वर्ड। नाम सुना है पैलिंड्रोम्स वर्ड्स का, क्या होता है पैलिंड्रोम्स वर्ड, क्या होता है, इधर से भी पढ़ो सेम, इधर से भी पढ़ो सेम है, तो ऐसा किसी वर्ड का नाम बताइए। हाँ मैडम, रुद्रा मैडम, हाँ, और पलक मैडम, और समिया मैडम। अरे मैं क्वेश्चन के साथ ही आंसर छिपा के बैठा हूँ, ये सुन नहीं रही है, ये ले मैडम, इसलिए तो बोल रहा था तुम्हें। मैडम कैसा वर्ड है जो बेटा आपका उल्टा सीधा एक सहायता आप पढ़ लो, नेक्स्ट होता है मलयालम, समझे, देखिएगा। नेक्स्ट आपका नितिन, नाम सुना है? नितिन हो गया, मैडम हो गया, और कौन सा हो जाएगा, हाँ मॉम भी हो गया, हेलो, डैड हो गया, मलयालम हो गया, हो गया, समझे, ये सारे वर्ड हो गए आपके पास। मैडम, नितिन, ये बोल रहा हूँ पलक मैडम, आंसर बता, फिर भी नहीं बता रही है, आंसर भी बोल रहा हूँ, कैसे बच्चों को चीटिंग कराऊंगा मैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। तो ये सारे वर्ड आपके पास क्या होता है कि आपका पैलिंड्रोम्स नंबर होता है, इतना, जो उल्टे और सीधे साइड में आपके पास सेम नंबर देता है। तो इतनी बातें समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन लिखिएगा, देखिएगा। फाइंड द नंबर्स ऑफ 5 लेटर्स पैलिंड्रोम्स नंबर, देखो बेटा ये कितने लेटर्स का है, 5 5 2 3, सॉरी 3 3, ये कितने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स का यहाँ पे है, ठीक है ना। तो वो कितने लेटर्स का पूछना चाहता है वो क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन में पूछा गया है 5 डिजिट का, तो बोला गया है फाइंड द 5, फाइंड द नंबर्स ऑफ 5 लेटर्स पैलिंड्रोम्स वर्ड्स, 5 letters palindromes words which can be formed, which can be formed using the letter, which can be formed using the letter from the English alphabets, from letters from the English alphabets. Find the numbers of 5 letters palindromes, 5 letters palindromes which can be formed, which can be formed using the letter from the English alphabets. बन जाएगा। आज तो पूरे आंखों में काजल लगा के ये, लगता है अभी नींद से आई है। चलो बेटा बनाओ इसे।
मतलब बेटा मतलब चलिए कोई नहीं, आप आजाद मुल्क में रहते हैं बेटा, इसके पीएम मोदी जी हैं, वो अलग वाली बात है, लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, तो आपको बोलने का पूरा राइट्स है, अगर मोदी जी बोलते हैं, है ना। ये लो बेटा 26 × 26, एक ऑप्शन आया 26 × 26 × 26, है ना। आपका क्या आया 26 × 25 × 23, 24, चलेगा। और कोई बोली लगाएंगे? इसिता, इधर तानिया, समिया, उजैर, चले बेटा, देखे यहाँ पे, देखो यहाँ पे 5 लेटर्स पैलिंड्रोम्स नंबर है, चेक कर लीजिए आप। ये लो, ये कुछ है, हमें इतना चीज पता है कि यहाँ की वैल्यू बराबर होनी चाहिए और यहाँ की यहाँ बराबर होनी, इतना तो पता है। हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स है, टोटल अल्फाबेट्स होते कितने 26, तो हमारे पास 1 2 3 4 और 5, ये 5 पोजीशन है पैलिंड्रोम्स बनाने। अब नंबर्स क्या होगा उससे, हमें ये नहीं पूछा गया है मीनिंगफुल वर्ड्स, अगर इसी क्वेश्चन को मीनिंगफुल वर्ड्स के रूप में दे दिया जाता ना बेटा, अर्थ खराब हो गया होता है। यहाँ पे कितने मीनिंगफुल 5 लेटर पैलिंड्रोम्स वर्ड बनेंगे, तो इतना खतरनाक क्वेश्चन बनता है जो बनने से रहता है ना। तब इस केस में क्या कहता है कि आपको यहाँ देखो, पहले वाले में मैं 26 में से 26 डाल सकता हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन, जो मर्जी डाल लो। अब चूंकि यहाँ पे पैराडॉम्स है तो आप रिपीटेशन तो कर नहीं सकते, अरे ऐसा थोड़ी कि मैं सबकी जगह ये भर दूं, इसको तो बाय डिफॉल्ट हम बोल सकते हैं कि किसी में आप सेम वैल्यू नहीं डाल सकते। तो चलो 26 में से एक तो चला गया, तो बचेगा कितना 25, तो 25 हमारे पास यहाँ जाएगा। फिर 25 में से एक चला गया तो रिमेनिंग बचा कितना बेटा हमारे पास 24, इतना समझ में आ गया। टोटल हमारे पास बच गया 24। लेकिन यहाँ अगर मैं बात कर लूँ तो याद रखना बेटा, इसमें आप 23 लेटर्स नहीं भर सकते, इसमें वही लेटर्स आएगा जो यहाँ पे आया हुआ है, और यहाँ पे जो भी लेटर आया होगा उसी लेटर को यहाँ रखना पड़ेगा। तो रखने का सीधा तरीका कितना, ओनली वन। मान लो मैंने यहाँ पे एम रख दिया और यहाँ पे ए रख दिया, तो यहाँ पर ए ही तो आएगा, 25 में से एक ही डालना, तो ए डाला तो ये ए आया, तो ए रखने का सिर्फ एक तरीका। फिर यहाँ पे देखना, इसमें मैंने डी रख दिया, तो डी को तो छेड़ नहीं सकते आप, लेकिन एम को रखने का फिर वापस एक तरीका। बात समझे, तो आपका पूरा आंसर हो जाता है 26 25 × 24, हमारा पूरा आंसर चला जाता है। क्लियर, लास्ट के दो का हमें कोई यूज नहीं करना। इतनी बात तो समझ में आया? चलो इतना क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। देखो, हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड, हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड with odd digits, with odd digits, with odd digits, so that no two consecutive कहने का मतलब है जस्ट बगल वाला, no two consecutive digits are same, no two consecutive digits are same। no two consecutive digits are same। कंसेक्यूटिव से मतलब समझ में आया, जस्ट बगल वाला, ठीक है ना।
क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड विथ ऑड डिजिट्स, लिखा है ना, सो डेट नो टू कंजुगेटिव डिजिट्स आर सेम। बन गया, आंसर बताओ। 120। कितना आया बेटा? 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। चलिए कोई बात नहीं। नंबर ए ऑप्शन आया 5 इंटू 4 टू पावर 4, एक आया 5 टू पावर 5 इंटू 4 टू पावर 4। कितना? 5 4 3 2 इंटू 1 यानी कि 120। इसके अलावा सक्षम, पलक, ये तानिया, क्या है बेटा आपका? समिया, आज तो बोल नहीं रही बेटा आंसर, नाराज है मेरे से? तानिया, अच्छा पार्टी बदल लिया? और कुछ? अमन, हसप्रीत, हितेश, 5 इंटू 4 टू पावर 9। अंकिता कितनी बार? अभी पता चला आपको 10 डिजिट नंबर है? वही उमरा, आपका कैसे गलती हो गया बेटा? कुछ कुछ मेरे बच्चे हैं ना, मेरे दिल से एकदम करीब है कि उन बच्चों का मैं एकदम समझो कि सर्टेन है 70 तक मैं नंबर पहुंचा दूंगा। लेकिन एक क्लास में सर्टेन हो जाता हूँ कि मेरे बच्चे से इस बार 70 मार देंगे, अगले क्लास में धड़ाम से लगता है कि ये 50 भी क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो उमरा, देखो बेटा, पर बाकियों का क्या, मेरे बारे में क्या विचार है? ये देखो, ये लो, 10 आपके पास है पूरे। अब इसके बारे में पूरा चीज समझ लीजिए क्या कहता है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे 10 चीज है तो क्या बोल रहा है, पूरा क्वेश्चन की बात देख लीजिए। क्वेश्चन में आपको 10 डिजिट्स के है टोटल, और नंबर कौन कौन से बेटा? ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से होंगे? 1 3 5 7 और 9। टोटल नंबर कितने हमारे पास? 5। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, अब मैं 5 नंबर को यहाँ पे ये तो कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउ है, सॉरी कंजुगेटिव नंबर आपके सेम नहीं होनी चाहिए। यानी अगर मैंने यहाँ 5 डाला तो यहाँ 5 नहीं डाल सकते आप, लेकिन इनिशियली शुरुआत में इसके अंदर तो 5 डाल सकता हूँ मैं। 5 में जैसे मान लो मैंने यहाँ 3 डाल दिया, तो अब रूल कहता है कि अगर पहले पोजीशन में अगर आपने 3 डाल दिया है तो एज पर द कंजुगेटिव रूल आप 3 यहाँ पे नहीं डाल सकते। तो इसके बाद अगर मैं 3 होल्ड कर दूं तो बचा कितना? फुल लेटर बचा है। अब मान लो कि यहाँ पे मैंने 7 डाल दिया, तो अब बताओ 7 बगल, अब 3 बगल में आ सकता है? अरे यही कुछ तो होगा कि 3 अब नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे मैंने इसके अंदर 7 डाला, पहली बार में 5 डाला, तो अब यहाँ पे 5 नहीं आ सकता था, लेकिन 7 तो आ गया। अब लेकिन अब यहाँ पे 7 नहीं आएगा, अब वापस 5 आ सकता है। कंसेक्यूटिव कहने का मतलब जस्ट आजू बाजू, लेफ्ट राइट, उसके बाद आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही चीज हो गया। तो अब इस केस में इसके बाद 4 4 4 4 4 4 4 और 4 होगा, सभी एक दूसरे को घुमाता रहेगा, सभी इसी को मैच करता रहेगा, उसी को बोला गया हमारे पास 5। अब यहाँ पे टोटल आंसर कितना हो जाता? 5 4 टू द पावर 9। समझ में आया सबको? क्लियर? देखो कितना ढंग का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आज बस आपको थोड़ा सा फैक्टोरियल भी कराऊंगा अभी मैं, और उसके बाद जैसे ये टॉपिक खत्म होगा मैं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी तीनों का एक साथ टेस्ट लूंगा, लगभग 20 to 25 क्वेश्चन। कल आप लोगों का मैम का टेस्ट है ना? और बेटा अब क्लासेस आपकी बढ़नी चालू हो जाएगी, तो मैम भी लेगी 3 क्लासेस सबसे ज़्यादा, और केमिस्ट्री वाले भी सर का होगा, क्योंकि मैथ फिजिक्स का ज़्यादा है नहीं, तो वो चीज़ें बढ़ेगी आपकी।
और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि 20 अगस्त तक, आज से पूरे 1 महीने का आगे तक आपका सिलेबस लगभग मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, समझे। चाहे उसके लिए मुझे क्लास ज़्यादा लगानी पड़े, और कोई 15 अगस्त की छुट्टी नहीं है ऑनलाइन क्लास में। अरे ऑनलाइन में क्यों मुंह खोल रहे, बंद कर। क्यों? हाँ, ये तो 15 अगस्त का नाम नहीं सुनी, मुंह खोल दी मिठाई के लिए। हाँ, शादी हो रही तेरी, आई मिनट की बात कर ले। हाँ, देख, मान लो यहाँ पे 1 3 5 7 और 9 है। पहली बार में तो आप किसी को भी भर सकते हो 5 में से 5। मान लो कि यहाँ पे मैंने 3 भर दिया, ठीक है। और लेकिन बगल वाले में 3 नहीं भर सकते आप। बगल वाले में क्या पोजीशन बचा, 1 2 3 4 भरने का, ठीक है। बगल वाले में मैंने मान लो कि 7 मैंने भर दिया, ठीक है। लेकिन अब बगल वाले में आप 7 नहीं भर सकते, लेकिन वापिस 3 तो भर सकते हैं, समझे। एक छूटेगा दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा छूटेगा पहला स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से 4 4 4 4 9 टाइम्स हो जाएगा। 10 डिजिट नंबर बनाना था हमारा आंसर। चलिए, अब हेडिंग डालिएगा, इतना समझ में आया सबको। अब हेडिंग डालना बेटा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल देखो, अब इसके कुछ क्वेश्चंस, अब ये फैक्टोरियल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसके बिहाफ के बगैर आप आगे कॉम्बिनेशन परमुटेशन नहीं, क्योंकि अभी तो हम सिंपल सिंपल करा रहे हैं। अभी थोड़ी थोड़ी बाद ये अपना कहते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में अपना टांडा मचाएगा ये, है। हाँ, है ना बेटा, एकदम आसान है, बना लेंगे गुड़िया। अगर सिंपल नहीं भी होगा तो मैं बना डालूंगा, नहीं तो जो टॉपिक आप पढ़े हैं, मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना, आपको क्वेश्चन बन रहा है, कभी यूट्यूब वगैरह में कभी तो पढ़ के देखना, उपड़ी कर मुझे अगर। मैंने कई बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ है, मैथमेटिक्स से ही मेरा 2 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, मैथ और कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना। तो मेरे क्लास में बस बैठना है आपको, बाकी काम मैं सिखा दूंगा। देखो बेटा, फैक्टरियल कहता है कि कोई भी, याद रखना, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है हमारे पास, नेचुरल किसे बोलते हैं, 1 से, देखिए, द नंबर विच में बी काउंट उसे बोलते हैं नेचुरल। देखिएगा, किसी भी फैक्टोरियल कहने का मतलब है कि मल्टीप्लाई एन नंबर्स स्टार्टिंग पॉइंट टू एन, सॉरी 1 तक। किसी भी नेचुरल नंबर को जहां से स्टार्ट होता है मल्टीप्लाई उसको करना है टिल द 1, जब तक कि 1 ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, फैक्टोरियल को सिंबल बेटा ऐसे दिया जाता है, या फिर इसका सिंबल ऐसे दिया जाता है, अलग जगह पे ऐसे ऐसे लिखा जाता है, तो नीचे इस तरह से करते हैं, समझे। अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग रूप में जानते हैं। अगर ये फैक्टोरियल है तो इसको लिखा ऐसे जाता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये हो गया फैक्टोरियल। अब अगर मैं बात कर लूँ तो इसके, अगर मैं फैक्टोरियल 5 को एज पर रिक्वायरमेंट में ऐसे भी लिख सकता हूँ, या 5 लिख दूँ, या फैक्टोरियल 4 लिख दूँ, ये भी हमारा आंसर का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। हमें कितना छोड़ना है कितना हटाना है वो भी चीज यहाँ पे मेंशन होगा। जैसे 5 है तो यहाँ 5 × 4 × 3 हमारे पास फैक्टोरियल आंसर हो जाता है, और यहाँ पे फैक्टोरियल 3 कर दिया। कितना बाहर निकालना है कितना छोड़ना है वो कहा जाता है क्या। ये तो अभी उसने तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए थोड़ा सा बताया है, आज इसका डीपली कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं बेटा, देखो यहाँ पर, देखो, अगर हमारे पास n फैक्टोरियल है तो इसके हिसाब से कुछ प्रॉपर्टीज आप देख लो बेटा, यहाँ देखना बेटा, इसको n इंटू फैक्टोरियल n-1 कह सकते हैं, समझे। अगर इसको आगे मुझे एच फोर रूल, अगर मुझे अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से तोड़ना पड़े तो n × n-1 ऐसे कर दीजिए, फिर यहाँ पे ये क्या हो जाता है n-2। क्लियर हो गया। अब देखिएगा सेकंड प्रॉपर्टीज क्या कहता है, इसका पूरे प्रॉपर्टीज लिख लो। देखो बेटा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी हमारे पास 1 ही होती है, और याद रखना बेटा ये 1 होता है, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होता है, और याद रखना बेटा अगर इसके अंदर मैं फैक्टोरियल -2 दे दूं ये इनवैलिड है, इसके अंदर काम नहीं आता है। नोट डाउन करो।
याद रखो बेटा, फैक्टोरियल 1 का भी वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का भी वैल्यू 1 होता है। कैसे? तो इसका प्रूफ देख लो बेटा। इस केस में ये देखो, हमें पता है, ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला पता था कि फैक्टोरियल n इक्वल टू फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 होता है। ये कुछ है। अब देखो यहाँ पे आप n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, फैक्टोरियल 1 कर दिया, ऐसे कर लीजिए आप, ऐसे कर लो। क्या फैक्टोरियल n माइनस 1 को मैं n बाय फैक्टोरियल n कर सकता हूँ इस तरह से? ये कुछ होगा। अब देखो बेटा, अब n की वैल्यू ऐसे लिख दो, पुट n इक्वल टू 1। अरे इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। अरे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस केस में देखोगे, देखना बेटा, n की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दी, तो यहाँ 1 पुट कर दिया, तो ये देखो ये फैक्टोरियल 1 माइनस 1 पुट कर दिया, तो वैल्यू क्या हो जाता है, सबकी जगह 1 पुट कर दो, या 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 कर दो। देखो 1 माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास, 0, और 1 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, तो वैल्यू क्या हो गया, 1। तो यहाँ पे यही एक बड़ा अच्छा सा कहते हैं ना समझने वाली बात है कि फैक्टोरियल 1 भी करो तो 1 भी आ रहा है, फैक्टोरियल 0 भी करो तो 1 भी आ रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि प्रोबेबिलिटी में याद करो बेटा, कुछ ना करना भी आपके पास एक सोल्यूशन होता है। ध्यान में है, आप कुछ भी नहीं करते हैं तो वो भी एक 1 माना है। मैंने यहाँ पे 5 अलग अलग चॉकलेट ले रख दिए, उसने 5 ले लिए, इसने 4 ले लिए, आपने कुछ नहीं लिया, समझे? तो आपका ना लेना भी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एक प्रोसेस होता है, समझे? इसलिए फैक्टोरियल 0 भी आपको 1 ही कहलाता है। जैसे मैंने इसे समोसे खिला दिए, इसे खिला दिया, आपको नहीं खिलाए, समझे? तो इसका मतलब ये होता है 1। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? हाँ, आवाज कट रही बेटा, फिर से बोलो बनी। ये वाला, ये वाला, ये मैंने प्रूव किया है बेटा कि फैक्टोरियल में एक चीज बड़ा कॉमन होता है कि फैक्टोरियल 1 की भी वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना? इसके बाद देखो यहाँ पे, अच्छा, थैंक यू, हाँ सही करिए, फिर बैठो बैठो थोड़ा देर। चलो बेटा, इतना समझ आया सबको? चलो क्वेश्चन दे रहा हूँ, बना दो। चलो, आप कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसका आंसर बताइए जरा। बोला गया है इफ 1 बाय फैक्टोरियल 9, 1 बाय फैक्टोरियल 10 इक्वल टू है x बाय फैक्टोरियल 11, तो फाइंड x की वैल्यू निकालिए। कल मैं जो नेक्स्ट क्लास हमारी लगेगी उसमें हम लोग लाइक लाइक सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी बातें देखेंगे इसमें। 3-4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, करते चले जाओ। वन 1210 121 110 कुछ भी आएगा बेटा।
अभी आप शुरुआत में जब ऑप्शन देखेंगे ना कुछ भी आ सकता है। अच्छा, अबे इतना लंबा चौड़ा कहाँ से ले आया अमन? तेरी कृपा अटक रही है बेटा कुछ दिनों से। नहीं, इधर सब कुछ तेरे है ना नक्षत्र खराब चल रहे हैं, क्योंकि मेरे क्लास में तुम्हारे आंसर अच्छे आते थे और कई दिनों से देख रहा हूं तेरा आंसर पहले तो कॉन्फिडेंस हो गया तो तू तो 80 पार कर जाएगा, अब उल्टा हो गया नंबर का है। चल समझाता हूँ इसे ध्यान से। देखो, इसके अंदर मैं एलसीएम ले लूँ बेटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 9 ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ये कुछ होगा। और इसको क्या लिख दूँ, 1/फैक्टोरियल, अच्छा 11 को 11 इंटू फैक्टोरियल 10 लिख दूँ, चलेगा? अरे ऐसा कर सकते हैं सिमिया, देखो बेटा, अब फैक्टोरियल 10 कैंसिल हो गया। अब जरा देखो यहाँ पे, ये हो गया आपका फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 9, और ये इसे मल्टीप्लाई कर लो, फैक्टोरियल 9 एक्स हो जाएगा, ये कुछ होगा। अब देखो यहाँ पे, अब इसको इधर ले लो, अच्छा 11 भी तो है, और 11 कहाँ चला गया, ये मान लो, नहीं ये मल्टीप्लाई मत कर लो इससे, चलो इसको रख लो। ये हो गया फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल, इसको रहने ही दो, इसको कर ही दो मल्टीप्लाई, ये लो 1 इंटू फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 9 इंटू एक्स, ये कर दूँ और 11 से मल्टीप्लाई कर लो, ये लो 11 इंटू फैक्टोरियल 10 प्लस 11 इंटू फैक्टोरियल 9 इक्वल टू फैक्टोरियल 9 इंटू एक्स, ऐसा लिख दो, चलेगा? अब देखो 11 इंटू फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 9 उधर ले लो कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 11, नहीं एक्स माइनस 11, ये कुछ होगा। अरे 11 इंटू फैक्टोरियल 10 था, इसको इधर ले गया, फैक्टोरियल 9 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये एक्स माइनस 11 होगा। अम्मा, जैसे भी कर लो, कैलकुलेशन है जैसे भी, ये देखो यहाँ पे, उसके बाद कर लो यहाँ पे देखो 11 इंटू 10 यहाँ पे, इसको फैक्टोरियल 9 यहाँ लिख दूँ, फैक्टोरियल 9 यहाँ लिख दूँ, और ये हो गया 11 माइनस 11, ये इसको कट गया, कितना हो गया हमारे पास 110 और प्लस 11 इधर कर दीजिए, ये हो गया एक्स, तो वैल्यू हो गया 1 to 1, ठीक तो है। जैसे भी कर लो, मर्जी आपकी, आपका काम बन के तैयार हो जाएगा। अरे ये समझ में आया, ये क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ लेफ्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है n+2 फैक्टोरियल है इक्वल टू है 2550 इंटू फैक्टोरियल n। अब बोला गया फाइंड n की वैल्यू निकालिए, क्या होगी?
बन गया बेटा? हमारा क्या आंसर बेटा? ये आंसर है? अरे उदय, सीता, पलक, समिया, 49। हाँ हाँ सही है बेटा। देखो बेटा कितना, अब इन सब का यूज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे इसे कि कैसे क्या होगा हमारा। देखो बेटा, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? उतना बड़ा आंसर नहीं होता है हमारा। देखो बेटा, ये होता है n+2, और ये हमारे पास एक घटा के लिख दो तो n+1, और यहाँ फैक्टोरियल n ऐसे लिख सकता हूँ क्या? चलो, ये हो गया 2550 इंटू फैक्टोरियल n। देखो बेटा, ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल है ना, तो ये हो जाएगा हमारा n+2 n+1। अच्छा ये देखो, क्या क्या मैं इसको 50 इंटू, नहीं ऐसे नहीं, इसको शायद 51 इंटू 5, हाँ 50 ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखो जरा, अरे 2250 को 51 इंटू 50 लिख सकता हूँ, ऐसा लिख दे। तो यानी कहने का मतलब n+2 की जगह हमारे पास ये वैल्यू, और ये इसका मतलब ये वैल्यू आएगा। तो क्या दोनों में से किसी एक को ले लो कि n+2 इक्वल टू 51 हो रहा है, और n+1 हमारे पास 50 हो रहा है, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 - 1 यानी कि 49, और यहाँ पे n की वैल्यू के 51 - 2 यानी यहाँ से भी 9, 49। समझ में आया? अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, आगे ये काफ़ी स्टैंडर्ड में बदलेगा। अभी तो मैं आपको पूरा बेसिक से निकाल के ले चल रहा हूँ कि चीज़ें कैसे आसान से बन जाए आपका। एक क्वेश्चन और दूँ? और घर से बनाने के लिए फिर एक क्वेश्चन दे दूंगा मैं आपको। ये क्लियर हुआ सबको? 2 मिनट रुक, क्या कह रहे हो बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ बेटा, इसी तरह का है। n+1 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल। चालू हो जाओ, फाइंड n, निकालो। उसके बाद घर से क्वेश्चन दूंगा, इसे घर से बना के लाना है बेटा। आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं सारे मॉड्यूल्स प्रॉपर मिल गए हैं, मैथ के, फिजिक्स के, बायो का तो मैम दे ही रही है आपको, कल टेस्ट भी है मैम का, सारी चीज़ आपको मॉड्यूल को बराबर मिला जा रहा है। थ्री, और कोई? बोलो। तो चलो देखो यहाँ पे, इसको मैं तोड़ लेता हूँ। देखो बेटा, n+1 इससे बाहर कर दूँ, फिर n बाहर कर दूँ, तो ये n-1 बच जाएगा क्या? एज पर द रूल ऑफ फैक्टोरियल, जितनी वैल्यू बाहर निकलोगे उतना माइनस कर दो, है ना? अब देखो बेटा, 12 इंटू फैक्टोरियल n-1 यहाँ कर दिया, तो ये n-1 ये n-1 कैंसिल, अरे यही कुछ होगा। तो वैल्यू क्या बच गया हमारे पास? n+1 और n, तो 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं? एक बड़ा और एक छोटा, 4 × 3 लिख दो। n की वैल्यू कितना हो गया हमारे पास? 3। क्लियर है? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपको आप दे देता हूँ, वो जो घर से बना लेंगे आप, लिखिएगा। और फैक्टोरियल के कुछ पॉइंट्स मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे को क्वेश्चन मिल जाता है बाय प्रैक्टिस के, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं होगा, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन होंगे। कल मॉर्निंग में मैं आपको ग्रुप में सबको डलवा दूंगा, ठीक है ना? अभी अभी जाते हुए कर देना, देखना ये क्वेश्चन लिख दीजिए। बोला गया है इफ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल n-2 and factorial n upon factorial 4 factorial n-4 are in the ratio
याद करो मैंने आप लोगों को, हाँ एन है, ये क्या दिख रहा है आपको बेटा? अच्छा रेशियो पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को, अरे ध्यान में है, रेशियो पढ़ाया था आप लोगों को, और रेशियो से मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवा दिए थे आप लोगों को, समय यहाँ याद है? इन द रेशियो 2:1, ठीक है? तो बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो बताइए एन की वैल्यू क्या होगी, ये है क्वेश्चन, ठीक है? इसे घर से कर लेना, इसके फैक्टोरियल का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अरेंजमेंट, अभी हमने जितना ऑब्जेक्ट था सबको अरेंज करना सीखा, 5 है तो 5, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 5 में से 2 को अरेंज करें, 5 में से 3 को ही करें, बाकी को हटा दे। तब यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा एनपीआर, समझे? जो एन ऑब्जेक्ट में आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है आर ऑब्जेक्ट, तो एनपीआर का इस्तेमाल करेंगे। समझा सबको? आज की क्लास क्लियर है सबको? कल मैम की बायो और टेस्ट की रहेगा, टेस्ट भी लेगी मैम और टॉपिक भी कराएंगी। कल हो सकता है तो मैं भी, याद रहे बेटा, क्लास खत्म होने के बाद अगर मुझे लगेगा कि बच्चे ठीक ठाक है तो फिर मैं भी कल क्लास रख दूंगा, समझे? अब रैंडमली 3 से 5 वाला तो फिक्स है ही, उसके अलावा भी मैं कभी भी, आपके 7 दिन की क्लास चल ही रही है, किसी भी दिन मैं 3 से 4 क्लास बढ़ा दूंगा, यानी कि मेरा टारगेट है कि अब सप्ताह में 10 से 11 क्वेश्चन क्लास हो जाए। क्लियर हुआ बेटा आप सबको? अमान, हितेश, हर्षप्रीत, ठीक है बेटा? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, मैं कल क्वेश्चन भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है? ओके बेटा।